You are welcome on CMA Heights channel. Today I am going to discuss a class which belongs to your paper number 15. पेपर नेम है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग और ये आपके CMA फाइनल लेवल पे ग्रुप थर्ड का पेपर है। पेपर का नंबर है पेपर नंबर 15 है और जो ये आज मैं एक क्लास आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इस क्लास का नंबर है 84। तो ये 84 नंबर कहाँ से आ रहा है? इस स्टडी नोट्स को हम रेफरेंस मटेरियल यूज कर रहे हैं, वहां से हमें 84 नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसके सी सेक्शन में अभी हम चल रहे थे और सिमुलेशन को हम सॉल्व कर रहे थे। जो आपका ये सेक्शन सी में स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट, जहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इन बिजनेस डिसीजन, तो 30 मार्क्स का ये वेटेज रखता है पेपर में। अभी हम इसका 6.5 सिमुलेशन को सॉल्व कर रहे थे, तो इसको करते हुए मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 30 आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। राइट, तो पढ़ते हैं इस इलस्ट्रेशन को। इलस्ट्रेशन नंबर 30, एन ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन लाइन टर्न आउट अबाउट 100 कार ए डे। एक ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन लाइन 100 कार प्रोड्यूस करती है, अबाउट 100 कार प्रोड्यूस करती है, बट डेविएशन अकर ओविंग टू मैनी कॉजेज। लेकिन बहुत सारे रीजंस की वजह से ये 100 नंबर एक्यूरेटली नहीं हो सकता, कभी एक कम होता है कभी ज़्यादा होता है। द प्रोडक्शन इज मोर एक्यूरेटली डिस्क्राइब बाई द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। तो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के की मदद से प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इसमें ये एक नीचे मॉडल बताया गया है, इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस तरह से। तो प्रोडक्शन पर डे 95, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.03 है। 96 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.05 है। 97 प्रोड्यूस होगा, इसकी 0.07 है। 98 की 0.10। 99 कारें प्रोड्यूस हो सकती हैं पर डे में, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.15 है। 100 के लिए 0.20 है। 101 के लिए 0.15 है। 102 के लिए 0.10 है। 103 के लिए 0.07 है और 104 के लिए 0.05 है। 105 कारें प्रोड्यूस हो सकती हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 0.03 है। तो ये इन्होंने इस तरह का एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा। फिनिश्ड कार आर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द बे एट द एंड ऑफ ईच डे बाय फेरी। ठीक है, तो प्रोडक्शन जो आपकी ये कारें हैं वो आपका आगे फिनिश्ड कार को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इफ द फेरी हैज नो इफ द फेरी हैज स्पेस फॉर ओनली 101 कार, जो इनके पास स्पेस है कारों को प्रोडक्शन के बाद जहाँ पे ले जाते हैं, वो केवल 101 कारें ही, 101 कार दे कैन ओनली एकोमोडेट। व्हाट विल द एवरेज नंबर ऑफ द कार वेटिंग टू बी शिफ्ट। तो हमें ये बताना है कि एवरेज नंबर ऑफ कार कितनी होंगी जो वेट करेंगी शिपिंग के लिए। एंड व्हाट विल द एवरेज नंबर ऑफ द एम्प्टी स्पेसेस। देखो, इनका मान लो जी ये कोई एक इनके पास स्पेस है जहाँ पे ये अपनी फिनिश्ड कारों को ले जाते हैं। तो अब इसमें कितनी है कैपेसिटी? इसकी कैपेसिटी है 101। अब चूंकि हम जो प्रोड्यूस करते हैं वो जरूरी नहीं हम 95 से लेके आपकी 105 तक प्रोड्यूस कर सकते हैं इस पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो अगर ये 101 इसकी कैपेसिटी है, तो कई बार क्या होगा कि हम अगर इफ वी प्रोड्यूस मोर लाइक 105, देयर शैल बी ए वेटिंग कि कार यहाँ पे स्पेस नहीं मिलेगा, और अगर कम प्रोड्यूस होगा 101 से तो वो ये स्पेस खाली रह जाएगा। ठीक है, इन्होंने ये रैंडम नंबर दिए हैं आपको, रैंडम नंबर जो हम यूज करते हैं, और इन रैंडम नंबरों से हमें ये बताना है कि आपका वेटिंग वेटिंग कितना रहेगा और खाली स्पेस कितना रहेगा। ठीक है, तो ये बताना है। तो जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं सवालों को, सिंपल उसी वे में चलेंगे। आपको क्या करना है, पहले प्रोडक्शन जो आपका है, प्रोडक्शन पर डे, उसकी प्रोबेबिलिटी और एक कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे। तो आपके पास कितने नंबर हैं? ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आई बिलीव ये 12 ही आपको, और इन्होंने ये कितने दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15 इन्होंने ये रैंडम नंबर दिए हैं। तो सबसे पहले तो आप इसकी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए प्रोडक्शन की। वो कैसे निकालेंगे देखिए। प्रोडक्शन पर डे आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे वहां से लिखा था कि 95 के लिए 0.03, 96 के लिए 0.05, 97 के लिए 0.07, 98 के लिए 0.10, 99 के लिए 0.15 एंड 100 0.20, 101.15, 102.10, 103.07, 104, 0.05 and 105 is 0.03, राइट। तो हेयर दिस कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑलवेज सम करेंगे तो आपका 1 ही आएगा। अगर इसको सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा हो भी नहीं सकती। अब इसकी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे कि ये 0.03, then you have to add this next probability with this one, so you will get 0.08, again 0.8 plus 0.08 plus 0.07, this 0.15, this again 0.15 plus 0.10 is equal to 0.25, 0.25 plus 0.15 is equal to 0.40, 0.40 plus 0.20 is equal to आपका ये 0.60 and 0.60 plus 0.15 is equal to 0.75, 0.75 plus 0.10 is equal to 0.85. Accordingly, you may go up to this cumulative probability. After calculating this cumulative probability, you have to decide a random number range. So random number range is the range that based on this cumulative probability, just from 0 to 2, just one below this one, right? And this 3 to 7, 8 to 14, यहाँ 15 है तो ये 14 आपका यहाँ आएगा और इससे अगला ये। तो इस तरह से आप ये पूरी रेंज डिसाइड कर देंगे। यहाँ पे आपका 15 to 24 and 25 to 39, here 40 is there, so you have to go up to 39, right? Accordingly, in the same way you may proceed further. So this will be 40 to 59 and this 60 to 74, right? Here is 75, so you have to end with 74 only. And again this 85 to 75 to 84 and 0.92 here, so this 85 to 91, 92 to 96 and 97 to 99. So this is the range. What we have to do with this range, we will in fact use this random number in this range, जिससे हम इन रैंडम नंबर को अब हम यूज करेंगे 15 रैंडम नंबर जो है, और इससे हम अपना निकालेंगे कि हम कितना प्रोड्यूस करेंगे, जिससे हमारा क्या हमें निकल के आएगा कि स्पेस खाली कितना रहेगा या वेटिंग कितनी रहेगी। ठीक है, तो पहला रैंडम नंबर है आपका, पहला रैंडम नंबर आपका है 20। तो देखिए 20 कहाँ फिट होता है, 20 आपका किस रेंज में आता है, 20 विल बी हेयर ओनली। तो प्रोडक्शन फर्स्ट केस में कितना होगा आपका रैंडम नंबर, जहाँ पे 20 आपका 20 है 98, राइट। तो जब 98 प्रोड्यूस होगा, मैं एक सैंपल को यहाँ करके दिखाता हूँ। आपका रैंडम नंबर कितना है, आपका 20, आपका प्रोडक्शन कितना होगा, प्रोडक्शन आपका कितना होगा जी, प्रोडक्शन आपका होगा 98, ठीक है। आपके पास स्पेस अवेलेबल कितना है 101। तो वेटिंग, कोई कार वेट करेगी क्या स्पेस के लिए, नहीं करेगी। एम्प्टी स्पेस रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, 3 रहेंगे, क्योंकि आपके पास 98 प्रोड्यूस होगा और 101 हमारे पास कैपेसिटी है। सिमिलरली आप देखोगे अगला नंबर और मैं करके दिखाता हूँ, 63 मान लो, तो 63 कहाँ फॉल करेगा, इस वाली रेंज में आ जाएगा। तो 63 में आपका 101, ठीक है, यहाँ आपने 63 रैंडम ले लिया, प्रोडक्शन कितना हो 101, आपका वेटिंग कुछ होगा नहीं होगा, एम्प्टी कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि आपने प्रोडक्शन ही 101 किया, राइट। तो इस तरह से आप निकालेंगे कि कितने ओकेजन ऐसे आएंगे जहां पे आपको या तो एम्प्टी स्पेस रहेगा या फिर आपको वेटिंग रह सकती है। तो ऐसी चीजें आप निकालेंगे, राइट। तो अब मैं आगे सवाल को लेके चलता हूं, जो आपको मैंने ये दो चीजें आपको यहाँ करके दिखाई कि किस तरह से आपको प्रोसीड होना है, राइट। तो यहाँ सॉल्यूशन में चलते हैं। देखिए सिमुलेशन किया है इन्होंने प्रॉब्लम को। तो ये रैंडम नंबर जो है, ये रैंडम नंबर
20, 63, 46, 16, 45, 41, 44, 66, this 87, 26, 78, 40, 29 and 92 and 21. So these are the random number uh, based on which you have to simulate your problem. तो इनको आप रेंज में फिट करके देखिए कि आप कितना प्रोडक्शन करेंगे, आपके पास स्टोरेज के लिए की क्या स्थिति रहेगी कि आपका वहाँ पे स्पेस एम्प्टी रहेगा या फिर कार वेट करेंगी। तो इस तरह से देखिए, फर्स्ट डे में इन्होंने क्या किया कि रैंडम नंबर 20 लिया, जो कि यहाँ से लिया इन्होंने ये रैंडम नंबर 20 ये वाला, और इससे प्रोडक्शन कितना हुआ 98 हुआ। देखिए 20 में देखिए आप यहाँ पे 20 तो यहाँ आएगा, तो प्रोडक्शन कितना होगा 98 होगा। ठीक है, प्रोडक्शन कितना होगा 98 होगा। अब और इन्होंने आगे क्या किया, देखिए आगे इन्होंने किया है कि जब प्रोडक्शन हमारा 98 होगा तो नंबर ऑफ कार वेटिंग टू बी शिफ्ट, कोई कार वेट करेगी क्या, नहीं करेगी। नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस ऑन द बूट, एम्प्टी कितने रह जाएंगे 3 रह जाएंगे। ये जैसा मैंने आपको ऊपर करा के भी समझा के बताया था। दूसरे केस में आपका रैंडम नंबर कितना है 63। ठीक है, जब हम 63 लेंगे तो ये 63 जो है ये कहाँ पे किस रेंज में आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है, 63 यहाँ पे आ रहा है, तो आपकी प्रोडक्शन कितनी होगी 101। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं इसमें। ये आपका 63 पे दूसरे दिन क्या हुआ, आपकी प्रोडक्शन कितनी हो सकती है 101। तो आपकी कोई कार वेट करेगी नहीं, सबको स्पेस मिल जाएगा क्योंकि हमारी कैपेसिटी 101 की है और कोई भी स्पेस एम्प्टी भी नहीं रहेगा। राइट, आगे चलते हैं। थर्ड नंबर है 46। तो ये 46 नंबर है थर्ड। 46 कहाँ पे फॉल करेगा, यहाँ पे आएगा, देखिए इस रेंज में फिट होगा और प्रोडक्शन कितना होगा 100 प्रोडक्शन होगा। तो देखिए 46 पे हमारा प्रोडक्शन 100 हो गया और हमारे पास कोई वेटिंग होगी कार की, नहीं होगी, हमारे पास एक खाली स्पेस बचेगा। ठीक है, एक खाली स्पेस बच जाएगा, एम्प्टी स्पेस ऑन द बूट। अच्छा, अगला रैंडम नंबर लेते हैं, चौथा रैंडम नंबर 16। ठीक है, तो 16 इज द नेक्स्ट रैंडम नंबर। 16 विल फॉल हेयर एंड आप देखिए प्रोडक्शन कितना होगा 98। तो जब 98 होगा, 98 का हम तो पहले भी कर चुके हैं, 98 में हमारा क्या होगा, कोई भी हमारी वेटिंग नहीं रहेगी कार की और 3 स्पेस बचेंगे हमारे पास। ठीक है, एम्प्टी स्पेस बचेंगे 3। पांचवा लेते हैं, फिफ्थ रैंडम नंबर इज 45। राइट, तो 45 विल बी हेयर ओनली। तो अगेन वी विल प्रोड्यूस 100 कार्स एंड 100 कार्स में जब करेंगे तो इस तो हमारा ये एक खाली रहेगा और वेटिंग नहीं रहेगी बिल्कुल भी। ठीक है, कोई भी कार वेट नहीं करेगी शिप होने के लिए। अगला नंबर देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर इज 41। 41, तो 41 कहाँ आएगा, 41 भी इसी में आ जाएगा। तो अगेन आप 100 कार प्रोड्यूस करेंगे अगले दिन भी, है ना, 41 पे भी 100 होगा। और इम्पोर्टेंटली अगला नंबर भी 44 है, तो इस पे भी 40, ये भी सेम रेंज में ही आ जाएगा, ये भी यहीं पे आ जाएगा। तो आप 100 करेंगे, तो 100 के केस में क्या हो रहा है, जब हम 100 कार प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कोई भी कार वेटिंग नहीं कर रही, एक स्पेस खाली बच जा रहा है। ठीक है, आठवां रैंडम नंबर लेते हैं, 8 रैंडम नंबर इज 66। तो 66 कहाँ पे आता है, 66 यहाँ पे आता है। हम कितनी कारें प्रोड्यूस करेंगे 101। तो जब हम 101 प्रोड्यूस करेंगे, देखिए 6 ये वाला 66 पे हम 101 करेंगे तो ना तो कोई कार वेट करेगी ना ही कोई स्पेस खाली रहेगा। अगला रैंडम नंबर लेते हैं 87। तो 87 देखिए कहाँ पे आता है, 87 आता है यहाँ पे, इस वाले उसमें कितनी कारें प्रोड्यूस होंगी 103। ठीक है, 87 पे कितनी हो गई 103। तो जब 103 हमने यहाँ पे की तो आप देखिए हमारे पास स्पेस कितना है, हमारे पास स्पेस है 101। हमने प्रोड्यूस कितनी कर ली, हमने प्रोड्यूस कर ली है 103। स्पेस कितना है हमारे पास अवेलेबल 101। तो दो कार वेटिंग में रहेंगी और ये फुल रहेगा, कोई भी एम्प्टी स्पेस यहाँ पे नहीं रहेगा। ये दो कारें आपकी वेट करती रहेंगी, इनको स्पेस नहीं मिलेगा वहां पे। ठीक है, कहाँ पे, बोर्ड पे। राइट, तो अगला रैंडम नंबर में लेता हूँ 87 के बाद क्या है रैंडम नंबर 26। तो जब 26 रैंडम नंबर आपका यहाँ पे आएगा, ये सॉरी यहाँ पे
इस वाली रेंज में आएगा 25 to 39 में 99 कारें प्रोड्यूस होंगी। तो आप देखिए 26 पे 99, जब आप 99 कारें प्रोड्यूस करेंगे तो आपका कोई भी वेट नहीं करेगी। और यहाँ कैपेसिटी कितनी है 101, आपने प्रोड्यूस कितनी करी है 99, तो 2 स्पेस खाली रहेंगे बोर्ड पे, राइट। अगला नंबर लेते हैं, अगला नंबर है 78। तो 78 कहाँ पे फॉल करेगा, 78 यहाँ पे आ जाएगा। आप 102 कार प्रोड्यूस करेंगे 78 वाले में, तो आपने ये देखिए 78 वाले में ये 102 कार प्रोड्यूस की। तो इसमें एक, क्योंकि 101 ही स्पेस है यहाँ पे, अवेलेबल स्पेस कितना है बोर्ड पे, कितना स्पेस अवेलेबल है बोर्ड पे, स्पेस अवेलेबल है केवल 101 का, राइट। तो हमने कर दी कितनी प्रोड्यूस 102, तो एक कार वेट करेगी और ये फुल रहेगा। नेक्स्ट ये चलते हैं, अगला रैंडम नंबर हमारे पास क्या है 40। 40 कहाँ पे आएगा 40, देखिए ये आ जाएगा 40। तो आप 100 कारें प्रोड्यूस करेंगे, तो 100 के केस में क्या होता है, आपने पहले भी किया है, 100 के केस में आपका ये ना तो कोई भी वेटिंग नहीं रहेगी और एक स्पेस हमारा खाली रहेगा बोर्ड पे। अगला रैंडम नंबर क्या है 29। 29 कहाँ पे आता है 29 आपका आता है यहाँ पे, आप कितनी 99 कारें प्रोड्यूस करेंगे इस दिन, तो 99 कारों में क्या होगा कि आपका कोई भी कार वेट नहीं करेगी और यहाँ पे दो स्पेस आपके खाली बचेंगे कहाँ पे बोर्ड पे, ठीक है। तो बोर्ड पे कितने स्पेस खाली बचेंगे हमारे हमारे 2 स्पेस खाली बचेंगे बोर्ड पे। नेक्स्ट देखते हैं आपका रैंडम नंबर क्या है, रैंडम नंबर 92 है। तो 92 कहाँ पे आएगा 92 ये यहाँ पे आएगा, 104 कारें प्रोड्यूस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका वेटिंग आ जाएगी 104। जब कारें प्रोड्यूस करेंगे तो बोट कितनी एब्जॉर्ब कर सकती है, कितनी एकोमोडेट कर सकती है 101, ठीक है 101 कर सकती है। तो यहाँ पे आपको 3 कारें खड़ी रहेंगी बाहर, वेट करती रहेंगी बोर्ड पे, कोई भी स्पेस खाली नहीं रहेगा, ठीक है। अगला आपका है रैंडम नंबर कितना 21। तो जब 21 कहाँ पे फॉल करता है 21 आपका इस रेंज में आता है 98। तो 98 के केस में हमने पहले भी कई बार किया है, 98 में आपके 3 स्पेस खाली रह जाते हैं। तो देखिए आपके कितनी कार कितनी वेट कर रही हैं पूरे इस सिमुलेशन प्रोसेस में। इतनी ओकेजन पे ऐसा हुआ है कि आपकी कारें जो हैं वेट कर रही हैं, उनको स्पेस नहीं मिल पा रहा बोर्ड पे। तो देखिए 2 कारें यहाँ पे वेट कर रही हैं, 1 यहाँ पे कर रही है और 3 यहाँ पे कर रही है। इस तरह से आपकी टोटल 6 कार वेट कर रही हैं। 15 ओकेजन में 15 दिन के प्रोडक्शन में ऐसा हुआ है कि 6 कारों को वेट करना पड़ा है। तो एवरेज नंबर ऑफ कार वेटिंग टू बी शिफ्ट इज 6/15, ठीक है। तो 0.40 आएगा। ऐसी तरह से आपको ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आपका ये बोर्ड पे एम्प्टी स्पेस कितना बच रहा है 3 + 1 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 आपकी जो है 18 आपके स्पेस खाली रह जा रहे हैं इस पूरे 15 डेज के प्रोडक्शन में। तो एवरेज अगर करेंगे आपको एम्प्टी स्पेस जो बोर्ड पे रह रहा है वो कितना रह रहा है जी, वो रह रहा है आपका ये 18/15 1.2। तो इस तरह से आपने प्रॉब्लम को सिमुलेट किया। आपके सिंपल सारे सवाल इसी लेवल के हैं, उसमें कुछ भी स्पेशलिटी नहीं है। सिंपल आपको क्या करना है, आपका जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा, डिस्ट्रीब्यूशन से आपको कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उससे आपको रेंज डिसाइड करनी है। रेंज डिसाइड करने के बाद रैंडम नंबर के हिसाब से उस रेंज में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके हिसाब से देखना है कि प्रॉब्लम किस तरह से सिमुलेट होती है। मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ जो कि 31 नंबर का इलस्ट्रेशन है, ठीक है। 31 इलस्ट्रेशन नंबर 31, राइट। ए बुक स्टोर विशेष टू कैरी रामायण इन स्टॉक। एक बुक स्टोर पे वो क्या करना चाहते हैं, अपने स्टॉक में रामायण की एक बुक रखना चाहते हैं। डिमांड इज प्रोबेबिलिस्टिक एंड रिप्लेसमेंट ऑफ स्टॉक टेक 2 days। कि डिमांड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, प्रोबेबिलिस्टिक है, प्रोबेबिलिटी है जो डिस्ट्रीब्यूशन नीचे दिया हुआ है उसके हिसाब से, और रिप्लेनिशमेंट ऑफ द स्टॉक टेक 2 days। यानी कि अगर आपका कोई हम रिप्लेनिश करना चाहते हैं, अगर हम कोई एक ऑर्डर देते हैं
तो आपको 2 दिन लगते हैं उस ऑर्डर को आने में। यानी कि इन्होंने एक एग्जांपल भी बताया कि अगर ऑर्डर आप 1 मार्च को प्लेस करेंगे, इट विल बी डिलीवर एट द एंड ऑफ 3rd मार्च, राइट। तो ये इनकी एक बताया गया है कि भाई हम ऑर्डर अगर करते हैं तो हमें 2 दिन बाद ऑर्डर मिलता है, जिससे हमारा स्टॉक रिप्लेनिश होता है। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिमांड आर गिवन बिलो। तो ये एक इन्होंने डिमांड पैटर्न दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में है। ईच टाइम ऑर्डर इज प्लेस द स्टोर इनकर एन ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ ₹10 पर ऑर्डर। अब जब भी ये ऑर्डर करते हैं, जैसे ये रिप्लेनिश करेंगे अपने स्टॉक को, तो इनको ₹10 पर ऑर्डर की कॉस्ट लगती है। द स्टोर ऑल्सो इनकर ए कैरिंग कॉस्ट ऑफ 0.5 पर बुक पर डे। और एक अगर स्टॉक ज्यादा होता है या मतलब स्टॉक की जो कैरिंग कॉस्ट है वो 0.5 50 पैसे पर बुक पर डे के हिसाब से है। द इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच डे। इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट जो निकलती है वो किस बेस पे निकलती है? स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच डे, उस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में भी कभी पढ़ा होगा कि कैरिंग कॉस्ट है इतना और ऑर्डर कॉस्ट है इतना, तो वहाँ ऑप्टिमाइज करते थे ना, वहाँ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते थे। तो कुछ सिमिलरिटी सी कुछ बन रही है इसमें। बेसिकली वो चाह रहा होगा कि हम अपने उसको ऑप्टिमाइज करना, कि हम कितनी स्टॉक में बुक रखें, कौन सा ऑर्डर करें, इस तरह की बातें वो करना चाह रहे होंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम होगी। अब ये क्या है, मैनेजर ऑफ द बुक बुक स्टोर विशेष टू कंपेयर टू ऑप्शन फॉर हिज इन्वेंटरी डिसीजन। तो वो अपनी इन्वेंटरी डिसीजन के लिए 2 ऑप्शन के बारे में विचार कर रहा है। उसके 2 ऑप्शन कौन से हैं वो देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है उनके पास? पहला ऑप्शन है कि ऑर्डर 5 बुक व्हेन द इन्वेंटरी एट द बिगिनिंग ऑफ द डे प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग इज लेस देन 8 बुक्स। तो वो कह रहा है कि हम 5 बुक का ऑर्डर करें, जबकि हमारे पास क्या है, हमारी जो बिगिनिंग एट द डे प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग इज लेस देन 8 बुक्स। तो हमारे पास 8 बुक्स के जो हमारी इन्वेंट्री है और ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है वो 8 बुक्स से कम है। दूसरा ये क्या प्लान है इनका कि ऑर्डर 8 बुक्स व्हेन द इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द डे प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग इज लेस देन 8 बुक्स। तो ये कह रहे हैं कि 5 बुक्स ऑर्डर करें एक बार में या 8 बुक्स ऑर्डर करें। ये तो इनिशियल स्टॉक तो इनका जो है वो दोनों केस में एक सा ही है। करंटली बिगनिंग यानी कि फर्स्ट डे द स्टॉक हैज द स्टोर हैज स्टॉक ऑफ 8 बुक्स प्लस 6 बुक्स ऑर्डर 2 डे एगो एंड एक्सपेक्टेड टू अराइव ऑन नेक्स्ट डे। कह रहा है जब हम ये काम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, जिस दिन पहले दिन हमारे पास क्या है, 8 बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं और 6 बुक हमने ऑर्डर की हैं 2 दिन पहले, तो वो नेक्स्ट डे आ जाएंगी क्योंकि हमें 2 दिन लगते थे। यहाँ लिखा था ना कि हम अगर ऑर्डर करते हैं तो 2 दिन हमें लगते हैं। यूजिंग द मोंटे कार्लो सिमुलेशन फॉर 10 साइकिल्स, जो आप अभी तक कर रहे थे वो मोंटे कार्लो साइकिल पे ही काम कर रहे थे, ठीक है, आपके सिलेबस में भी यही दी हुई है। 10 साइकिल्स रिकमेंड विच ऑप्शन द मैनेजर शुड चूज। तो मैनेजर को कौन सी ऑप्शन को चूज करना बेटर रहेगा जिससे उसकी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कॉस्ट है, इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो कम आए, मिनिमम आए, है ना। इस तरह की ये प्रॉब्लम है आपकी। अच्छा, ये 10 साइकिल्स का मतलब है ये 10 रैंडम नंबर आपको वैसे ही दिए हैं। देखो लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। चीज़ों को समझने का तरीका है कि आप उसके पीछे का मतलब समझ लें हो क्या रहा है, ठीक है। आपको वही एक प्रोबेबिलिटी का डिमांड यहाँ पे दिया हुआ है, सिमिलरिटी है सवाल में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है डिमांड का, आपको क्या दिया हुआ है, रैंडम नंबर दिए हुए हैं। तो एक काम तो हमें ये करना ही पड़ेगा कि हमें कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, एक रेंज डिसाइड करनी पड़ेगी और उस रेंज को डिसाइड करने के बाद हमें इस रैंडम नंबर से अपनी डिमांड देखनी पड़ेगी, ठीक है। एक तो बात हो गई ये जो अब तक हम सवाल में करते आ रहे थे, लगभग ये हर सवाल में आपको ऐसा ही करना पड़ेगा कि आपके पास क्या होगी, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा डिमांड का, उसमें आपको कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी,
फिर जो रैंडम नंबर आपको दिए गए होंगे उनको रेंज में फिट करने के बाद आपको अपनी एक्चुअल डिमांड या प्रोडक्शन या जो भी चीज है वो करनी पड़ेगी। और उसके साथ ये कुछ प्लस माइनस दिया हुआ है जो इन्होंने ये किया हुआ है। इस सवाल में थोड़ा सा ये चीज एडिशन हो गई। अदरवाइज आप देखो तो आपका बाकी सवाल तो उतना तो कॉमन है कि आपको ये काम करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसकी रेंज डिसाइड करनी है और रेंज के बाद आपने रैंडम नंबर को उसमें अप्लाई करना है। अब इसमें ये काम एडिशनल करना है इस सवाल में, है ना। इस सवाल में क्या करना है, ये काम ये जो मैंने आपको हाईलाइट किया है ये काम एडिशनल करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसमें। तो चलो पहले उतना कर लें जितना हम जानते हैं, है ना। सबसे अच्छा तो वही काम है कि जो हम जानते हैं वो तो पहले कर लें। तो सबसे पहले तो वही आप करेंगे कि आपका डिमांड 0 डे मतलब 0 डे का डिमांड 1 2 3 ये जो डिमांड है इसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 0.10 0.30 0.45 एंड 0.1। तो यू हैव टू कैलकुलेट कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी जो मैंने बताई थी कि आपकी इसको आप नेक्स्ट में सम करते जाएंगे तो you will get is 0.05 plus 0.10 means 0.15 and next 0.15 plus 0.30 0.45 0.45 plus 0.45 0.90 and 0.90 plus 0.10 is equal to 1. Thereafter you have to decide this range. This is the common thing here. It starts from 0 and this will be less than this number. So here 0 to 4, here 5 to 14, this 15 to 44, just less than this number, right? Cumulative जो आपकी प्रोबेबिलिटी निकाली है 45 to 89 and 1, so 99 means this will be 100 only, so 90 to 99, right? तो जो बेसिक चीजें हम करते थे वो हमने कर ली हैं। अब हमें क्या करना है कि रैंडम नंबर हमने देख के अपनी डिमांड निकालनी है और फिर जो उन्होंने स्टॉक वगैरह की पोजीशन दी हुई है, ऑर्डर की पोजीशन दी हुई है, उसके हिसाब से हमें इन्वेंट्री कॉस्ट देखनी है। तो पहले रैंडम नंबर आपके क्या है 89 89 34 70 63 61 81 39 16 13 और 73। these are 10 साइकिल्स जो सिमुलेशन में हमें यूज करनी है। तो ये रेंज आप लिख लो। पहले तो आपके डे हो गए ये वाले फर्स्ट कॉलम में दिए हुए हैं, आपने ये रेंज लिख ली। अब देखिए, अब मैं इस सवाल को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये तो आप इतना तो पहले कर लेते हैं कि 89 वाली रेंज पे आपकी डिमांड क्या होगी। जब आपका रैंडम नंबर 89 है, ये कहाँ पे फिट हो रहा है, 89 फिट हो रहा है यहाँ पे इसमें, ठीक है। तो आपकी डिमांड कितनी आएगी सर, डिमांड आपकी 3 आएगी, ठीक है। डिमांड आपकी कितनी आएगी, 3 आएगी, 3 बुक्स की डिमांड आएगी। अब देखिए फर्स्ट में 3 बुक्स की आपकी डिमांड आई। आपको क्या था ऑप्शन, आपने ए लिया हुआ था जिसमें आपने क्या किया था कि ओपनिंग स्टॉक तो आपका 8 है, राइट। ये लिया था ना कि करंटली 8 बुक है हमारे पास और 6 बुक ऑर्डर की हुई हैं जो कि नेक्स्ट डे आ जाएंगी। तो पहले दिन क्या हुआ, हमने जब ये आपका 89 रैंडम नंबर को चूज किया तो डिमांड 3 आई, 8 हमारे पास थी ऑलरेडी। स्टॉक ऑर्डर जो हमने किया हुआ था वो इस कॉलम में लिखना है हमें, राइट। ये आपका स्टॉक ऑर्डर मतलब आपकी जो इन्वेंट्री आएगी नहीं वो है, और एक क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। तो फर्स्ट डे आपका क्या हुआ, 8 आपके पास ऑलरेडी बुक थी स्टॉक में, राइट। और जब 8 बुक्स थी, 3 बुक्स आपकी डिमांड आई उसमें, तो 5 बुक क्लोजिंग स्टॉक में बची। आपने ऑर्डर यहाँ पे प्लेस किया, नहीं प्लेस किया। नेक्स्ट डे क्या हुआ, तो देखिए नेक्स्ट डे में आपका अगला आपका रैंडम नंबर 34 है। तो 34 में कितना आएगा, 34 में क्या डिमांड हो सकती है, आपकी डिमांड होगी 2 बुक की, राइट। तो डिमांड आ गई 2 बुक्स की, और आपके पास ये ओपनिंग स्टॉक जो था वो 5 हो गया। और ये जो ऑर्डर आपने 6 बुक्स का किया हुआ था, देखिए आपने 6 बुक्स का जो ऑर्डर किया हुआ था ये आपका यहाँ पे आ गया, 6 बुक्स आपकी इन हो गई। तो देखिए 6 + 5 ये हो गया आपका स्टॉक, और इसमें से आपकी जो बिक्री हुई वो घटा दीजिए। तो 6 + 5 = 11 - 2 = 9। तो 9 आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया,
राइट। ओके, अच्छा, अब हम ऑर्डर कब प्लेस करेंगे? जब हमारा लिखा है ना यहाँ पे, देखिए ऑर्डर कब प्लेस करना है, जब आपका आउटस्टैंडिंग जो है और मतलब क्लोजिंग स्टॉक और आउटस्टैंडिंग जो है मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस डे मतलब ओपनिंग स्टॉक एट द डे प्लस ऑर्डर आपकी आउटस्टैंडिंग 8 से कम हो जाए। तो अभी हमारा चूंकि यहाँ पे देखिए 8 से कम तो नहीं है हमारा, तो ये जो है यहाँ पे 9 है, तो हम नहीं करेंगे। अब देखिए अगला रैंडम नंबर आपका कितना है? 70। तो 70 पे क्या डिमांड होगी? आप देखिए 70 पे हमारी डिमांड आएगी, यहाँ पे 70 आएगा, 3 बुक्स की डिमांड आएगी दोबारा से। तो थर्ड डे में 3 बुक्स की डिमांड आई, आपके पास 9 बुक्स यहाँ पे थी अवेलेबल। तो जब आपकी 9 बुक्स थी और आपने उसमें से 3 बुक्स यहाँ बिक जाएंगी उस दिन, तो आपके पास 6 बुक क्लोजिंग स्टॉक में बचेंगी। ठीक है, ओके। तो आपका ये रहेगा, राइट। अब ये जो आपका 6 बुक है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे भी आप ऑर्डर नहीं प्लेस करेंगे क्योंकि आपके पास 9 बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। नेक्स्ट डे आप देखेंगे आपकी जो अगला नंबर है 63, तो 63 पे क्या डिमांड आएगी? 63 आपका फॉल करेगा यहाँ पे 3 बुक्स की डिमांड आएगी अगेन। तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना है यहाँ पे जो बचेगा वो 3 बचेगा। और जैसे ही ये आपका यहाँ पे जब ये अच्छा, इसमें एक चीज मैं इंपॉर्टेंट ये बता दूं कि यहाँ पे ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस किया इन्होंने। देखो हम जो ऑर्डर प्लेस करेंगे ना वो यहाँ पे करेंगे, ओपनिंग स्टॉक देखेंगे हम और ऑर्डर आउटस्टैंडिंग देखेंगे। तो उसके देखिए यहाँ पे हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या था? 9 था, जो कि आपका क्या था इस कंडीशन से ये 8 से कम होगा जब ही हम करेंगे। इसमें लिखा ना कि बिगिनिंग में डे में देखेंगे। हम ऑर्डर 5 बुक्स ऑप्शन ए को चूज कर रहे हैं। कब करेंगे ये? जब हमारा बिगिनिंग डे में आपका आउटस्टैंडिंग जो आपका ओपनिंग स्टॉक और कोई ऑर्डर आउटस्टैंडिंग अगर 8 से कम हो जाएगा तब आप एक नया ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्यों नहीं किया इन्होंने प्लेस, देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ओपनिंग स्टॉक आपका यहाँ पे है, ठीक है। इसको आप ओपनिंग स्टॉक लिख लीजिए, ओपन ऑप्शन लिखा हुआ है इन्होंने। तो ये ओपनिंग स्टॉक आपका 9 है। तो डिस्पाइट यहाँ क्लोजिंग 6 हो गया क्योंकि 3 यहाँ पे डिमांड आ गई, फिर भी यहाँ ऑर्डर कोई नहीं प्लेस होगा, ठीक है। तो ये 0 लिखा हुआ है इन्होंने, यानी कि यहाँ ऑर्डर ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि हम हमारा ट्रिगर पॉइंट क्या है कि हम एट द एंड एट द बिगनिंग ऑफ डे देखते हैं। अब नेक्स्ट डे हम देखेंगे नेक्स्ट डे क्या हुआ। रेंडम नंबर आपका 63 है, तो 63 कहाँ पे आएगा? 63 आप देखिए यहाँ पे आ जाएगा, डिमांड कितनी आएगी? 3 आएगी। लेकिन 63 जो आपका ये आया है डिमांड 3 आई, ओपनिंग स्टॉक आपका 6 हो गया विच इज लेस देन 8, राइट। और यहाँ पे आपकी ऑर्डर आउटस्टैंडिंग 0 है। तो आप एक नया ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर देंगे जहाँ पे 5 क्वांटिटी का। ऑप्शन ए में आपने कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना था? 5 क्वांटिटी का। कब करना था? जब बिगनिंग में आपका और आपका बिगनिंग में जो स्टॉक है प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग अगर 8 से कम हो जाए तो आप नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर दिया और ये ऑर्डर आएगा कब? ये ऑर्डर आएगा 2 दिन बाद, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो अगला रैंडम नंबर 5 डे का देखते हैं क्या है? 61। तो 61 पे क्या डिमांड आएगी? 61 पे अगेन 3 डिमांड आएगी, ठीक है। 61 पे आपका 3 डिमांड आई और 3 ही आपके पास थे, ठीक है। आपके पास कितने थे ओपनिंग स्टॉक? 3 ही थे, तो आपका क्लोजिंग 0 हो गया। और यहाँ आपने ऑर्डर कोई भी नहीं प्लेस किया क्योंकि आपका ऑलरेडी यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया हुआ था, ठीक है। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ देखिए आपका ओपनिंग में 3
3 आपका यहाँ पे जो ये देखिए 3 आपका क्लोजिंग है, यानी कि यहाँ का ओपनिंग हो जाएगा, और 5 ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है, तो ये 8 से कम तो नहीं है, ये तो 8 है, इसलिए आपने यहाँ भी ऑर्डर नहीं प्लेस किया, राइट। अगले दिन देखते हैं क्या हुआ। अगले दिन आपका जो आपने ऑर्डर प्लेस किया ये दूसरे दिन में आ जाएगा यहाँ पे, 2 दिन बाद। तो अब आप यहाँ देखिए 3 आपकी अगली बार डिमांड आएगी, रैंडम नंबर 81 होगा करस्पॉन्डिंगली, रैंडम नंबर 81 है, तो 81 अगेन आपका यहाँ पे फॉल करेगा, डिमांड 3 होगी। और चूंकि आपके पास ओपनिंग स्टॉक 0 है, लेकिन उसी दिन आपका क्या हुआ, ऑर्डर आपका आ गया 5, जो आपने यहाँ पे प्लेस किया हुआ था ये वाला, तो आपका अब क्या हुआ, आपका क्लोजिंग स्टॉक 2 हो गया। अब आप देखिए कि इन्होंने जो है यहाँ पे ऑर्डर क्यों प्लेस किया, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने ये ऑर्डर प्लेस कर दिया ना, यहाँ पे आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे 0 हो गया है, और ये 5 हो गया, तो ओपनिंग प्लस आउटस्टैंडिंग 5 है, जो कि आ भी गया यहाँ पे। तो ये चूंकि 8 से कम हो गया, तो इन्होंने एक ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर दिया, राइट। अच्छा, अगला नंबर क्या है, 39। 39 में क्या है, 39 पे क्या डिमांड होगी, 39 पे डिमांड होगी 2 बुक्स की। तो 39 पे 2 बुक्स की डिमांड आई, आपके पास जो था वो क्या बचा था, 2 बुक्स बची थी, 2 की डिमांड आ गई, 0 हो गया, और ये आपने 5 यहाँ ऑर्डर फिर किया, क्योंकि आपने देखा कि भाई मेरा ये जो ओपनिंग है प्लस ये मेरी ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है, 5 + 2 = 7 विच इज लेस देन 8। तो जब भी आपकी ओपनिंग स्टॉक और आउटस्टैंडिंग ऑर्डर 8 से कम होगा, तब आप एक नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे, राइट। अगले में देखते हैं 16, आपका रैंडम नंबर यहाँ से लिया होगा ना 16, तो 16 पे डिमांड कितनी आएगी, 16 पे आएगी 2 की डिमांड, ठीक है। तो ये 2 की डिमांड देखी, ओपनिंग स्टॉक आपके पास था नहीं, लेकिन आपके पास जो ये ऑर्डर यहाँ प्लेस किया था आ गया यहाँ पे, है ना, ये वाला ऑर्डर आया यहाँ पे, तो 2 डिमांड आ गई, 3 हो गया। अब आप देखिए बिगनिंग में आपका 3 है यहाँ पे, राइट, और प्लस ये आउटस्टैंडिंग 5 है, तो 8 है। तो चूंकि 8 से कम नहीं है, तो हम कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। जब ये 8 से कम होगा, क्या ओपनिंग स्टॉक प्लस आउटस्टैंडिंग ऑर्डर, अगर आपके 8 से कम होंगे तब आप एक ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो अगला रैंडम नंबर देखते हैं, अगला रैंडम नंबर 13 है। जब 13 रैंडम नंबर है, तो आपका ये 10 हो गया, राइट। अब प्रोबेबिलिटी सॉरी 13 है, तो आपका डिमांड कितनी आ गई, 1 आ गई, तो 1 डिमांड आई, आपके पास आउटस्टैंडिंग 3 था, और ये वाला ऑर्डर जो आपने दिया था वो यहाँ पे आ गया, तो 5 + 3 आपका ये हो गया 8, और एक डिमांड चली गई, तो क्लोजिंग स्टॉक 7 हो गया। अब देखिए, अब आपका ये जो है ये 7 हो गया, ठीक है, 7 ओपनिंग में आया, आपका 8 से कम हो गया, और यहाँ कोई भी ऑर्डर आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो आपने एक नया ऑर्डर यहाँ प्लेस कर दिया। 3 यहाँ पे डिमांड आई, क्योंकि करस्पॉन्डिंग नंबर यहाँ पे रैंडम 73 है। 73 पे आप देखिए डिमांड कितनी आएगी, 73 पे आपकी डिमांड 3 आ जाएगी, ठीक है। तो आपने 3 यहाँ दे दिए, और ये 7 आपका ये हो गया, तो आपके पास 4 आउटस्टैंडिंग रह गया। और ये जो 5 वाला है, ये भी आपका, आपने चूंकि ऑर्डर प्लेस किया, तो ये नेक्स्ट डे आ जाएगा आपके, राइट। तो आपकी जो ये क्लोजिंग पोजीशन है, ये क्लोजिंग पोजीशन का इन्होंने सम किया है, क्यों किया है, क्योंकि ही वांट टू कैलकुलेट द कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट किस पे लगेगी, क्लोजिंग स्टॉक पे लिखा हुआ ना इन्होंने, कि आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है, कहीं पे लिखा हुआ था इन्होंने, द स्टोर आल्सो इनकर ए कैरिंग कॉस्ट 0.50 पर बुक पर डे, ठीक है। तो पर बुक पर डे ये कैरिंग कॉस्ट लगेगी आपकी 50 पैसे के हिसाब से, और कितनी जितनी बार ऑर्डर करोगे 10 रुपये की ऑर्डर कॉस्ट लगेगी पर ऑर्डर। तो ये यहाँ क्यों निकाल रहे हैं, ये 39 तो इनका क्लोजिंग स्टॉक आया यहाँ पे, और इन्होंने 5 क्या किया, ये 5 भी तो आ जाएगा ना इनके पास यहाँ पे, तो इनके पास 44 क्लोजिंग स्टॉक हुआ, जिसपे कैरिंग कॉस्ट कितनी ले रहे हैं, 0.5 जो रुपीज पर
बुक के हिसाब से यहाँ ले रहे हैं। ऑर्डर इन्होंने कितने प्लेस किए, 1 2 3 और 4, तो 40 रुपए इनके यहाँ पे लग गए, 22 रुपए यहाँ पे लगे। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट और ये आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये दोनों मिला के आपकी कितनी आ गई, 62 रुपीज। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन में था। सेकंड ऑप्शन में वो क्या कह रहे हैं, सेकंड ऑप्शन में कह रहे हैं कि 8 बुक ऑर्डर करें। यहाँ पे कितनी बुक ऑर्डर कर रहे थे, जब ओपनिंग आपकी ओपनिंग स्टॉक और ऑर्डर आउटस्टैंडिंग जब 8 से कम हो जा रही थी, तो वो कितनी ऑर्डर बुक कर रहे थे, नए रिप्लेनिशमेंट कितना कर रहे थे, 5 बुक्स का। सेकंड केस में देखिए वो क्या करेंगे, 8 बुक्स को करेंगे। तो विद द सिमिलर पैटर्न आप अगर देखोगे ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में रैंडम नंबर वही है, ये डिमांड उसी तरह से आएगी, केवल क्या बदलेगा, जब यहाँ आपका ऑर्डर जो होगा वो 5 की बजाय 8 का लगेगा। तो देखिए इससे क्या होगा, सेम चीज है। जब आपकी ये मैं मान लेता हूँ ये डिमांड ठीक लिखी हुई है इन रैंडम नंबर के करस्पॉन्डिंग, तो आप देखिए ओपनिंग स्टॉक आपका 1 है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ओपनिंग स्टॉक है। आपका ऑर्डर आउटस्टैंडिंग जो है वो आपका ऑर्डर आउटस्टैंडिंग ये 6 ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे इनिशियल डे में, जो कि नेक्स्ट डे आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट डिमांड डे आपकी डिमांड 3 आई, ओपनिंग स्टॉक 8 था, 5 बचा। नेक्स्ट डे डिमांड 2 आई, 5 ओपनिंग स्टॉक था प्लस 6 जो आपका 6 जो बुक्स थी वो आ गई जो इनिशियली आपने ऑर्डर की थी। तो 5 + 6 9 -2 सॉरी 11 - 2 = 9। ठीक है, नेक्स्ट डे आपका 3 की डिमांड आई, ये आपका 9 है और यहाँ पे आपने देखा 6 हो गया। तो जब ये 6 हो गया तो ये 6 यहाँ पे आएगा ओपनिंग स्टॉक अगले दिन का, और यहाँ पे आप देखेंगे दिस बिकम लेस देन 8, तो आप एक नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे 8 बुक्स का ऑप्शन बी के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे आपके देखिए आपका 3 बुक्स की डिमांड आई, 63 आपके रैंडम नंबर के करस्पॉन्डिंग, तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक 3 बच गया। अब जब ये 3 बचा ये ओपनिंग स्टॉक में आ गया यहाँ पे, और ये अगले दिन भी आपकी 3 बुक्स की डिमांड आ गई, तो क्लोजिंग स्टॉक 0 हो गया। नेक्स्ट डे ये वाला ऑर्डर जो था वो आपको यहाँ रिसीव हो जाएगा दूसरे तीसरे दिन ना, 2 दिन लगते हैं ना ऑर्डर को आने में। फिर आपकी 81 करस्पॉन्डिंग नंबर की डिमांड जो आई, रैंडम नंबर की डिमांड जो है वो 3 है, और आपके पास ये वाला जब रिप्लेनिश हुआ ये वाला 8 ऑर्डर्स आ गए, 8 बुक्स का ऑर्डर आ गया, तो 3 आप में इससे डिमांड माइनस करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 5 है, जो इसका ओपनिंग बनेगा अगले दिन का 7वें दिन का, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ऑर्डर कोई भी नहीं है, तो ये 5 जो है आपका कम हो गया किससे, ये आपका कम हो गया 8 से। तो आप क्या करेंगे, एक नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो नया ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया, 2 आपकी डिमांड आई, 2 डिमांड आई, 5 आपके पास ओपनिंग था तो 3 क्लोजिंग हो गया। आपने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए 3 है और जो कि अगले दिन का ओपनिंग है, और 8 ऑलरेडी आपका आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे आप कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। तो जैसे ही आपका ये आपने 2 इसमें से दे दिया तो एक आपका क्लोजिंग स्टॉक बच गया। ठीक है, अगले दिन के लिए ओपनिंग स्टॉक हो गया। आपने देखिए डिमांड आपकी करस्पॉन्डिंग जो है 13 रैंडम नंबर के 1 आ जाएगी रेंज के हिसाब से, 1 ही आपके पास ओपनिंग स्टॉक था, और अब रिप्लेनिश हुआ स्टॉक 8 यूनिट के साथ, तो आपका ये 9 हो गया टोटल, और ये 1 इसमें से जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक 8 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट डे आपका क्या हुआ, आपकी डिमांड 3 आई, 8 आपके पास यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा जो कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग स्टॉक था, इसमें से आप माइनस करेंगे तो 5 आपका क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, अब अगर आप यही रीजनिंग देखो यहाँ पे, ठीक है, अगर आप यही रीजनिंग देखो तो यहाँ पे इनको एक एग्जैक्टली इनको क्या करना चाहिए था, एक जब आपका यहाँ अच्छा यहाँ तो 8 है ना, ओपनिंग स्टॉक 8 है, तो नया ऑर्डर नहीं प्लेस यहाँ करेंगे। ठीक है, ये सही किया हुआ उन्होंने, क्योंकि यहाँ ये 8 से कम हो जाता तो हम यहाँ इसको ऑर्डर प्लेस करते। तो इस तरह से क्लोजिंग स्टॉक पे इन्होंने देखो 45 इनका आया, इन्होंने ऑर्डर कितने प्लेस किए, 2, तो
ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी 10 रुपये के हिसाब से 20 रुपीज़, कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी 0.5 इंटू 45 25, तो इस तरह से टोटल आपका 22.5 और 20 42.5 हो गया। ठीक है, तो इनकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है सेकंड केस में 42.5 आ रही है और फर्स्ट केस में आ रही है 62 रुपये, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सेकंड इज बेटर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका सिमिलर ही है, ये भी इसमें कोई ऐसा सच, ये हमने किया था पहले भी, आपका ये एक सवाल हमने किया था ना ऑलरेडी डॉक्टर वाला पीछे, उसी तरह का कुछ ये है, राइट। 32 नंबर्स की हम अभी इसको करते हैं, रीड करते हैं। आफ्टर ऑब्जर्विंग हैवी कंजेशन ऑफ कस्टमर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन ए पेट्रोल स्टेशन, Mr. Petro had decided to set up a petrol pump facility on his own uh, in a nearby site। तो एक मिस्टर पेट्रो थे, उन्होंने देखा कि एक पेट्रोल पंप पे बड़ी भीड़ लगती है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम अपने वहाँ एक पेट्रोल पंप लगाएंगे। He has compiled the statistics relating to the potential customer arriving pattern at service pattern as given below। He has also decided to evaluate the operation by using the simulation technique। तो उसने देखा उस पेट्रोल पंप पे जहाँ पे भीड़ लगती थी, उसने ये डाटा ऑब्जर्व किया, उसने इसको एक बेसिकली एक पैटर्न को ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि इंटर अराइवल टाइम, ग्राहक के आने के बीच का समय, मतलब क्या है कि एक ग्राहक आता है फिर दूसरा ग्राहक आता है, उसके बीच का टाइम, इंटर अराइवल टाइम जो है वो ये दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है इन्होंने, इंटर अराइवल सर्विस टाइम, बेसिकली ये सर्विस के लिए दिया है और ये कस्टमर के आने के लिए ये टाइम दिया है, मतलब दो कस्टमर के आने के बीच का टाइम और दो कस्टमर के बीच के सर्विस करने का टाइम ये है। तो इन्होंने अराइवल्स और सर्विस के लिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मॉडल यहाँ पे दिया है, मतलब एक कस्टमर के बाद दूसरा कस्टमर 2 मिनट के बाद आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.22 है। एक कस्टमर के बाद दूसरा कस्टमर 4 मिनट बाद आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है 0.30 है। इसी तरह से 6 मिनट दो कस्टमर के बीच का इंटरवल टाइम होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.24 है। 8 की प्रोबेबिलिटी 0.14 है और 10 की प्रोबेबिलिटी 10 मिनट्स की प्रोबेबिलिटी 0.10 है। इस तरह से सर्विस टाइम का भी इधर पे दिया हुआ है कि हम जब सर्विस देते हैं उस कस्टमर को, तो 4 मिनट लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.28 है, 6 मिनट लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.40 है, 8 मिनट लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.22 है और 10 मिनट लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.10 है। ठीक है, अब इन्होंने पेट्रोल एज्यूम दैट क्लॉक स्टार्ट एट 8 आवर्स, मतलब पेट्रोल पंप मान लो सुबह 8 बजे खुलता है और ओनली वन पंप इज सेटअप। पेट्रोल पंप पे कितने पंप लगे हुए हैं, केवल एक पंप लगे हुए हैं। इन्होंने यहाँ पे कह दिया फॉलोइंग 12 रैंडम नंबर आर टू बी यूज्ड टू डिपिक्ट द कस्टमर अराइवल पैटर्न। ये जो रैंडम नंबर हैं ये वाले, ये सारे किसके हैं, अराइवल के, इंटर अराइवल टाइम वाले में यूज होंगे और ये आपके सर्विस के लिए यूज होंगे ये वाले। हमें क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पंप बीइंग आइडल, कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी पंप में, पंप की आइडल की प्रोबेबिलिटी क्या है, और एवरेज टाइम स्पेंड बाय द कस्टमर वेटिंग इन क्यू। आपने कई बार देखा होगा ये चीज, कई बार कि आप जाते हैं डॉक्टर्स के यहाँ या कहीं जहाँ भी पब्लिक सर्विस लेते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि भीड़ का कितने वो काउंटर खोलते हैं या किस तरह से उसको सिमुलेट करते हैं, तो जिससे कि वेटिंग टाइम जो है कस्टमर का कम से कम रहे और आपका जो फैसिलिटी है वो भी खाली ना रहे। जैसे आप देखते हैं ना, आप किसी बस स्टेशन पे या रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ पे टिकट में देखते हैं भीड़ लगी रहती है, तो वो किस तरह से डिजाइन करना होता है, वो इन्हीं मॉडल्स से डिजाइन होते हैं। ठीक है, जहाँ ठीक से डिजाइन होते हैं वहाँ आपको ना तो लंबी लाइनें लगी मिलेंगी, मतलब जो वेटिंग टाइम है वो बहुत कम होगा, और दूसरा आपकी फैसिलिटी भी आइडल नहीं रहेगी। ठीक है, आप तो जानते हैं कि आजकल जो बिजनेस मॉडल आ रहे हैं वहाँ पे आपको
डिफाइन करना पड़ता है कि हमारी सर्विस टाइम कितनी है। जैसे आप बैंक में जाते हैं, आजकल उन्होंने शुरू किया है कि हम 10 मिनट्स के अंदर या 5 मिनट्स के अंदर कस्टमर को अटेंड करेंगे। तो योर वेटिंग टाइम कैन नॉट बी मोर देन 5 minute or whatever they have decided basically. So how they are in fact giving this number based on these some of simulation is the one of the technique through which they can in fact do that kind of calculations, right? तो जैसा मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, यहाँ पे दो चीजों के लिए आपको, आपके अराइवल के लिए और ये आपको कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालनी है और रेंज करनी है। ठीक है, इतना काम तो आपको करना ही होगा, ये तो हम हर सवाल में कर रहे हैं। तो ऐसा करने से मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ बार बार, कि आपको लगे कि चीज वही है, बस उसको थोड़ा बहुत घुमा फिरा के या थोड़ा सा अल्ट्रेशन करके उसको पूछा जाता है। ठीक है, बेसिक काम आपको इतना करना ही पड़ेगा दोनों में, सिमुलेशन की सवाल में। चलो तो देखिए अब हम इसको करते हैं। ये अभी हम इतना ही करते हैं इसमें, ये इतना समझिए और ये इतना समझिए, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। आपने, हम पहले से ऐसा करते आ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है, हम उससे कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, इस प्रोबेबिलिटी में नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी को जोड़ देते हैं तो आगे कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी आ जाती है। और फिर हम एक रेंज डिसाइड कर लेते हैं। रेंज मैंने कैसे बताया था कि 0 से शुरू करके जो ये लास्ट नंबर है इससे 1 कम कर लेंगे, 21 तक आएगी। 0 से 21, यहाँ आपकी 22 से 51, 52 से 75, 76 टू 89 एंड 90 टू 99। ऐसी आपका ये सर्विस टाइम की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। इसकी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। तो इसमें कोई बड़ा विज्ञान नहीं है, आप 0.28 है इसकी, इसमें 0.4 को जोड़िए तो 0.68 आ जाएगा, 0.22 को प्लस कीजिए फर्दर तो 0.90 आ जाएगा, और 0.10 को फर्दर प्लस करेंगे तो आपका 1.0 आ जाएगा। ये आपको ये भी एक चेक रखना है कि आपका 1 ही आएगा फाइनली, राइट। फिर आप रेंज डिसाइड कर सकते हैं 0 से 27, 28 टू 67, 68 टू 89 एंड 90 टू 99। तो ये तो आपने काम करना ही था। अब इन नंबर को यूज करके आप, इस नंबर को यूज करके आप देखिए कि कौन खाली रहता है और कस्टमर को कितना वेटिंग टाइम मिल रहा है वहां पे। फिर हम एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे और एवरेज आइडल टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला रैंडम नंबर अराइवल के लिए 78 था और सर्विस के लिए 44 था। ये दोनों नंबर आपको साथ में रखने पड़ेंगे इस टेबल के साथ। तो पहले सीरियल नंबर पे 78 पे अराइवल इंटर अराइवल टाइम है। पेट्रोल पंप आपका 8 बजे खुल गया। देखिए पहला कस्टमर आया कितनी मिनट बाद, 8 मिनट बाद। तो ये पहला कस्टमर आया कितनी देर में, 8:08 पे। तो जब कस्टमर आएगा तभी आप सर्विस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 8:08 पे उसकी सर्विस स्टार्ट होगी। सर्विस का रैंडम नंबर कितना है, 44। 44 पे आपका कितना टाइम लगेगा सर्विस में, 6 मिनट लगेंगे उसको पेट्रोल भरने में है। तो 8:08 पे वो आएगा, 6 मिनट उसको और लगेंगे, तो उसको 8:14 पे ही वो पेट्रोल पंप से जाएगा। तो कस्टमर को कोई वेट करना पड़ा नहीं, कस्टमर तो जैसे ही आया वैसे ही उसको, हाँ भाई आओ पेट्रोल भरो। ठीक है, उसका वेटिंग टाइम नील है। लेकिन पेट्रोल पंप वाला तो 8 बजे बेचारा खोल के बैठ गया था, उसको कस्टमर कितनी देर बाद मिला, 8 मिनट बाद मिला। तो यहाँ 8 मिनट आपका आइडल टाइम रह गया। इस तरह का सवाल हमने डॉक्टर और पेशेंट वाला भी किया था, सिमिलर है। अच्छा अगला देखते हैं, रैंडम नंबर दोनों साथ लीजिए। 26 इंटर अराइवल टाइम है और 21 इज सर्विस टाइम। तो देखिए 26 पे जब आपने रैंडम नंबर चूज किया तो 26 आपका यहाँ कहीं फॉल करेगा और आपको 4 मिनट बाद अगला कस्टमर आएगा। तो देखिए 8 पे ये कस्टमर आ गया था यहाँ पे पहला कस्टमर। दूसरा कस्टमर कब आएगा, 4 मिनट बाद, यानी कि 8:12 पे आएगा। और जब ये 8:12 पे आ गया, लेकिन ये पहला कस्टमर अभी लाइन में लगा हुआ है, ये फ्री कब हुआ, 8:14 पे, 8:14 पे। तो यानी कि इसको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 मिनट इसको वेट करना पड़ेगा, ये वेट हो गया इसका। अब जब ये 8:14 पे ही इसका सर्विस टाइम शुरू होगा है, इसको देने में कितना सर्विस देने में कितना टाइम लगेगा, 21 इसका रैंडम नंबर है।
तो 21 आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसमें 4 मिनट लगेंगे। तो जब 4 मिनट लगेंगे, 8:14 पे इसकी सर्विस स्टार्ट होगी, तो 8:18 पे खत्म होगी इसकी सर्विस। कस्टमर को कितना वेट करना पड़ा? 2 मिनट करना पड़ा। पेट्रोल पंप वाला तो खाली नहीं रहा है यहाँ पे। ऐसे ही आप अगले में देखिए, अगला आपका रैंडम नंबर क्या है थर्ड सिचुएशन में, 94 और 73। ऊपर से चेक कर लो, 94 और 73, ठीक है जी, 94 और 73। तो जब 94 रैंडम नंबर है, 94 नंबर जब यहाँ पे आता है, आपकी 10 मिनट इंटर अराइवल टाइम है यहाँ पे। तो अगला कस्टमर कब आएगा? ये 8:12 पे आया था दूसरा कस्टमर, इसके 10 मिनट बाद आएगा फिर, ठीक है। तो 8:22 पे आएगा, और ये इसका जब भी आएगा तभी सर्विस टाइम स्टार्ट हो गया। लेकिन ये दूसरा कस्टमर कब जा चुका था? 8:18 पे। तो ये पेट्रोल पंप वाला खाली हो गया होगा, यानी कि जैसे ही आएगा इसको सर्विस मिलनी शुरू हो जाएगी। सर्विस के लिए रैंडम नंबर 73 है, 73 के करस्पॉन्डिंग सर्विस का टाइम कितना होगा? 8 मिनट। यानी कि इसको जो सर्विस मिलनी शुरू हो जाएगी 8:22 पे तुरंत शुरू हो जाएगी, और 8 मिनट तक सर्विस इसको मिलेगी, मतलब 8 मिनट तक ये पेट्रोल भरेगा, और 8:30 पे इसकी सर्विस एंड हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये फ्री हो जाएगा पेट्रोल भर के। तो यहाँ पे देखिए कस्टमर को तो कोई वेट नहीं करना पड़ा, लेकिन ये बेचारा खाली रह गया, क्योंकि ये पेट्रोल इसने भर दिया था 8:18 पे, और अगला कस्टमर आया इसके पास 8:22 पे, तो पेट्रोल पंप वाला बेचारा खाली खड़ा रहा कितनी देर? 8 मिनट्स के लिए। तो इस तरह से हम आगे इस तरह से ही बढ़ते जाएंगे। देखिए नेक्स्ट रैंडम नंबर क्या है? नेक्स्ट रैंडम नंबर है 8 और 96, ठीक है। रैंडम नंबर कितना है? 8 और 96। तो 8 पे आपका सर्विस टाइम कितना है? सॉरी, इंटर अराइवल टाइम कितना है? 2 मिनट का है। तो जब आपका ये 8:22 पे कस्टमर थर्ड आ गया था, तो फोर्थ कस्टमर आएगा 8:24 पे। इसकी सर्विस कब शुरू होगी? इसकी सर्विस जब शुरू होगी जब ये थर्ड कस्टमर यहाँ से फ्री का होगा, इसकी सर्विस शुरू हो गई। अच्छा, इसको 96 इसका क्या है? रैंडम नंबर है सर्विस टाइम का, तो जो इसको 10 मिनट लगेंगे, यहाँ से आप देख लीजिए 96 यहाँ पे फॉल करता है। तो जब इसकी 8:30 से सर्विस शुरू होगी, तो 10 मिनट तक ये पेट्रोल भरता रहेगा, है ना, ठीक है। अब ये कस्टमर जो आ गया था 8:24 पे आ गया था, लेकिन इसकी सर्विस इन कब हुई? जब ये तीसरा कस्टमर यहाँ से गया, यानी कि इसका 24 पे आ गया था, 8:24 पे, लेकिन इसको सर्विस हम कब दे पाएंगे? 8:30 से दे पाएंगे। 6 मिनट उसको वेट करना पड़ा। पेट्रोल पंप वाला यहाँ पे अपना काम में लगा रहा, वो उसको खालीपन नहीं था। अच्छा, फिफ्थ में देखते हैं हम, 1 2 3 4 5 46 और 1 2 3 4 5 63, 46 और 63। तो 46 पे आपका नेक्स्ट अराइवल टाइम, इंटर अराइवल टाइम कितना होगा 46 पे? देखिए 4 मिनट, ठीक है। अगला कस्टमर कब आएगा? इससे 8:24 के बाद 4 मिनट बाद 8:28 पे प्रकट हो जाएगा। अच्छा, इसको हम कब सर्विस शुरू कर पाएंगे? जब ये पहला कस्टमर यहाँ से जाएगा इससे पहला, तो इसको वेट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। ये तो 8:28 पे आ गया और 8:40 पे इसको एंट्री मिलेगी, 12 मिनट का वेट करेगा ये। अच्छा, और रैंडम नंबर 63 है सर्विस का, जिसमें 6 मिनट लगती हैं। 63 पे आपकी कितनी लगती हैं? 6 मिनट लगती हैं। तो 8:40 पे आपने इससे पहले कस्टमर को फ्री किया, 6 मिनट तक इसका पेट्रोल भरा जाएगा, तो 8:46 पे फ्री होगा। पेट्रोल पंप वाला यहाँ खाली नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपका 63 और 35 रैंडम नंबर हैं, यही लिखे होंगे ऊपर से, मैं ऐसा मान रहा हूँ। तो इसके करस्पॉन्डिंग 6 मिनट है इंटर अराइवल टाइम कस्टमर का। 8:28 पे इससे पहला कस्टमर आया था 5वें नंबर का, तो छठे नंबर का कस्टमर कितना आएगा? 6 मिनट बाद, यानी कि 8:34 पे आएगा। इसको सर्विस कब मिल पाएगी? जब ये यहाँ से जाएगा, इससे पहला कस्टमर 8:46 पे जाएगा, ये बेचारा 8:34 पे आ गया, तो इसको कितना मिनट वेट करना पड़ा? 12 मिनट वेट करना पड़ा कस्टमर को। यहाँ पे सर्विस का रैंडम नंबर 35 है, जिसके करस्पॉन्डिंग 6 मिनट लगते हैं। तो 8:46 पे आपने अपने इससे पहले कस्टमर को फ्री किया, 6 मिनट इसको सर्विस देंगे, तो 8:52 पे
ये फ्री होगा, पेट्रोल पंप वाला काम करता रहेगा, लेकिन ये कस्टमर यहाँ 12 मिनट वेट किया। ठीक है जी। अच्छा, ये 12 इन्होंने लिया हुआ है। चलो 7 के केस में देखते हैं, इसी तरह से ही बढ़ता रहेगा। जब 7वां कस्टमर है, इसका जो रैंडम नंबर है 18 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो ये रेंज में आएगा इंटर अराइवल टाइम 18 पे कितना आएगा, 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट आएगा। तो ये 8:34 पे 6 नंबर का कस्टमर आया था, 7 नंबर का कस्टमर कब कितनी देर बाद आ जाएगा, 2 मिनट बाद आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसको सर्विस हम कब दे पाएंगे, 8:52 पे। इससे पहला कस्टमर जब निकलेगा तभी तो हम क्योंकि एक ही पंप है हमारे पास, तो ठीक है, 8:52 पे हम इसको एंटरटेन कर पाएंगे। सर्विस का रैंडम नंबर है 57, 57 के करस्पॉन्डिंग सर्विस टाइम है 6 मिनट। तो हम इसको 8:52 पे मतलब सर्विस इन करेंगे, और 8:58 पे आपको हम इसको सर्विस खत्म, इसको मतलब रिलीव कर पाएंगे। तो कस्टमर को कितना वेट करना पड़ा, वो बेचारा 8:36 पे आ गया था, 8:52 तक उसको कोई सर्विस ही नहीं मिली, 16 मिनट का वेट किया बेचारे ने। तो ये आपका, और करस्पॉन्डिंग जो आपका पेट्रोल पंप वाला तो अपना काम में लगा रहा। 8वें कस्टमर के केस में रैंडम नंबर 35 है, और सर्विस का रैंडम नंबर 31 है, जिसके करस्पॉन्डिंग इंटर अराइवल टाइम 4 मिनट है, और इंटर सर्विस टाइम 6 मिनट है। तो ये 4 मिनट बाद अगला कस्टमर यहाँ पे आया, यानी कि 8:36 पे इससे पहला आया था, तो 8:40 पे आएगा। इसको सर्विस कब मिल पाएगी, 8:58 पे। तो इसको कितना वेट करना पड़ा, 18 मिनट, राइट। अब इसको सर्विस टाइम कितना है, 6 मिनट लगेगा। ये 58 पे आया, 6 मिनट लगेगा, तो 9:04 हो जाएंगे। तो ये 9:04 के बाद फ्री हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। जो 9 नंबर का कस्टमर है, उसके लिए इंटर अराइवल रैंडम नंबर जो है वो क्या है, 59, जिसके करस्पॉन्डिंग इंटर अराइवल टाइम है 6 मिनट का। तो इससे पहला कस्टमर 8:40 पे आया था, तो यानी कि 6 मिनट बाद ही आ जाएगा 8:46 पे। लेकिन क्या इसको सर्विस मिलेगी तुरंत, नहीं, क्योंकि ये यहाँ इससे पहले यहाँ पेट्रोल लाइन में लगा हुआ है। 9:04 पे ये फ्री होगा, तभी हम इसको एंटरटेन कर पाएंगे। और इसको सर्विस कितनी दे पाएंगे, 84 करस्पॉन्डिंग जो रैंडम नंबर है उस पर 8 मिनट लगते हैं सर्विस में। तो आप 8:09:04 पे अगर इसको शुरू किया, तो 9:12 पे ये आपका फ्री होगा। यानी कि इसको वेट कितना पड़ा, करना पड़ा, देखो 8:46 पे वो बेचारा आ गया, उसको 9:04 पे आप ले रहे हो, 18 मिनट वेट करना पड़ा। पेट्रोल पंप वाला तो खाली नहीं रहा यहाँ पे। अगला देखते हैं, 10वें कस्टमर की बात करते हैं, 10 नंबर का। 12 इसका जो है इंटर अराइवल रैंडम नंबर है, तो करस्पॉन्डिंग टाइम है 2 मिनट का। 8:46 के बाद ये 8:48 पे आ जाएगा। लेकिन क्या इसको सर्विस मिलेगी, सर्विस तो जब यहाँ से ये जाएगा 8वें नंबर का, 9वें नंबर का कस्टमर, तब ये एंटर करेंगे इसको। तो ये 9:12 पे इसको मिलेगी, सर्विस शुरू हो जाएगी। इसको जो है 4 मिनट सर्विस देने में लगेंगे, यानी कि 9:16 को इसको हम छोड़ेंगे। ठीक है, अब वो बेचारा कस्टमर आ गया है 8:48 पे, आप उसको 9:12 पे सर्विस दे रहे हो, बेचारा आधा घंटा लाइन में खड़ा रहा है। और पेट्रोल पंप वाले के पास तो लाइन लगी हुई है, वो खाली नहीं है। 11 नंबर का जो कस्टमर है वो देखिए 97 रैंडम नंबर है, जिसके करस्पॉन्डिंग आप देखोगे, एक आध वेरीफाई भी कर लेते हैं। 97 पे कितना है टाइम, 10 मिनट का। तो अब अगला कस्टमर कितने बाद आएगा, 10 मिनट बाद, यानी कि 8:48 के बाद 8:58 पे आएगा। लेकिन हम इसको कब एंटरटेन कर पाएंगे, 9:16 पे। तो इसको भी वेट करना पड़ेगा 18 मिनट का यहाँ पे, है ना। और सर्विस कितनी मिलेगी इसको, 4 मिनट की सर्विस मिलेगी। तो ये 9:20 पे फ्री हो जाएगा। अगला रैंडम नंबर है 12 लास्ट कस्टमर का 82। 82 के करस्पॉन्डिंग आपका जो है 8 मिनट इंटर अराइवल टाइम है। ठीक है, तो ये 8 मिनट बाद यहाँ आ जाएगा। 9:58 पे ये कस्टमर आया था, इसके 8 मिनट पर 9:06 पे ये आ जाएगा। लेकिन इसको 9:20 से सर्विस मिल पाएगी। और यहाँ आपका 37 है सर्विस का रैंडम नंबर, तो ये इसमें 6 मिनट लगती है, देखिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, 6 मिनट इसको लगेंगी। ये 6 मिनट लगी, तो 9:26 पे इसको, 9:26 पे इसको फ्री होगा।
तो यहाँ देखिए ये बेचारा आ गया था कितने बजे, 9:06 पे, और आपने इसको सर्विस कब दे पाए, 9:20 पे। तो ये कितने देर लाइन में लगा रहा, 14 मिनट्स लाइन में लगा रहा। तो इस तरह से हमें क्या निकालना था, एवरेज वेटिंग टाइम और प्रोबेबिलिटी ऑफ आइडियल टाइम ऑफ पेट्रोल स्टेशन। तो देखिए 140 मिनट कस्टमर को वेट करना पड़ा, 12 कस्टमर को, ठीक है। टोटली अगर देखो तो एवरेज वेटिंग टाइम स्पेंड बाय द कस्टमर 140 मिनट टोटल, और 12 कस्टमर आए थे, तो इसके हिसाब से एवरेज टाइम कितना आ रहा, 11.67 मिनट। और पेट्रोल पंप वाला कितना खाली रहा, केवल 12 मिनट, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 12 मिनट खाली रहा 86 मिनट के ऑपरेशन में। 86 कहाँ से कहाँ आएगा, क्योंकि इसका ऑपरेशन कब हुआ था, 8 बजे शुरू हुआ था, 8 बजे पेट्रोल पंप खोल दिया था इसने, और ये कब फ्री हुआ, 9:26 पे। तो 60 मिनट ये हो गई और 26 ये हो गई, 60 और 26 86 मिनट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1.1395, ठीक है।